हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। आई होप कि आपका आज का दिन शानदार हो एंड लाइफ में आपके जो भी गोल्स और टारगेट्स हैं आप उनको अचीव करें। आज 3 अप्रैल की बात करें तो आज छत्रपति शिवाजी महाराज जी की डेथ एनिवर्सरी है। 3 अप्रैल 1680 में मात्र 50 साल की उम्र में उनका देहांत हुआ था और उनको आज भी भारत में मुगल एम्पायर के खिलाफ एक बहुत ही प्रोमिनेंट लड़ाई लड़ने और मराठास, ब्राह्मण्स और प्रभुस कम्युनिटी को आपस में जोड़ने के लिए याद किया जाता है। 17वीं शताब्दी में उन्होंने मराठा किंगडम यानी मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। उनके रूल में ही मराठा एम्पायर ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेवी खड़ी की थी। उनको इस चीज का एहसास काफी पहले हो गया था कि फॉरेन इन्वेडर्स को मात देने के लिए एक स्ट्रॉन्ग नेवी का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। बढ़ते हैं आज की टॉप 10 अपडेट्स की तरफ। सबसे पहली अपडेट आ रही है आईफोन मेकर एप्पल कंपनी को लेकर। एक दिन पहले हमने आपको बताया था कि दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल अपने एप्पल आईफोन का पासवर्ड ईडी को नहीं दे रहे हैं, जिसके बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एप्पल इंडिया को कांटेक्ट करके अरविंद केजरीवाल के फोन की डिटेल्स, पासवर्ड और एक्सेस मांगा था। तो अब खबर निकल कर आ रही है कि एप्पल कंपनी भारत की एजेंसीज के साथ कोऑपरेट करने से इनकार कर रही है एंड प्राइवेसी के चलते एप्पल कंपनी ने अरविंद केजरीवाल के आईफोन की डिटेल्स एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को देने से इनकार कर दिया है। प्राइवेसी तो खैर एक बहाना है, यहाँ पर साफ नजर आ रहा है कि एप्पल कंपनी अमेरिका में बैठे जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के इशारों के ऊपर नाच रही है, वरना अरविंद केजरीवाल के खिलाफ तो भारत की कोर्ट्स के आदेश के ऊपर ही कार्रवाई हो रही है। उनके ऊपर करप्शन के गंभीर चार्जेस हैं और माना जा रहा है कि लिक्विड स्कैम में उनकी अहम भूमिका है। लेकिन फिर भी पहले अमेरिका ने इस मसले के ऊपर इंटरवीन किया और अब अमेरिकन कंपनी एप्पल ने अरविंद केजरीवाल के आईफोन को अनलॉक करने से इनकार कर दिया है। आज की दूसरी अपडेट आ रही है इंडियन एयरफोर्स को लेकर। पिछले कल हमने आपको बताया था कि इंडियन एयरफोर्स ने जम्मू कश्मीर की अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में रात के अंधेरे में नेशनल हाईवे के ऊपर इमरजेंसी लैंडिंग ड्रिल्स की थी। अब खबर आ रही है कि आज से ठीक 4 दिन के बाद 7 अप्रैल को इंडियन एयरफोर्स सेम तरह की ड्रिल्स उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी करेगी। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक लखनऊ में हाईवे के ऊपर C-130J सुपर हरकुलस मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को लैंड और टेक ऑफ करवाने की प्रैक्टिस की जाएगी। इसके साथ ही सुकोई Su-30 MKI और मिराज 2000 फाइटर जेट्स को भी हाईवे के ऊपर लैंड और टेक ऑफ करवाया जाएगा, जिसके लिए हाईवे के ऊपर इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप्स को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। आज की तीसरी अपडेट आ रही है भारत और पाकिस्तान को लेकर। दरअसल पिछले कल पाकिस्तान के नए डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने एक स्टेटमेंट दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत में लोकसभा इलेक्शंस खत्म होने के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते आपस में सुधर जाएंगे। उनको उम्मीद है कि इलेक्शन फेज के बाद भारत में जो भी नई सरकार बनेगी वो पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएगी। इसके साथ ही पिछले कल ही पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस में भारत की शिकायत भी लगाई है। यूएन में पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव मुनीर अकरम ने भारत के ऊपर आरोप लगाया कि साउथ एशिया का सबसे बड़ा देश भारत ही मैसिव लेवल के ऊपर आर्मामेंट कर रहा है, यानी बड़े लेवल के ऊपर हथियार और युद्ध सामग्री को इकट्ठा कर रहा है, जिससे साउथ एशिया का रीजन पूरी तरह से डिस्टेबलाइज हो रहा है और सिक्योरिटी सिचुएशन खराब हो रही है। पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन से गुहार लगाई कि वो भारत को हथियार इकट्ठा करने से रोकें, क्योंकि इससे क्षेत्रीय सुरक्षा के ऊपर काफी खतरा पैदा होगा। यानी भारत अब वेट करेगी पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति कब सुधरेगी, कब पाकिस्तान के पास हथियार खरीदने के लिए पैसे आएंगे और उसके बाद फिर हम दोनों मिलकर एक साथ हथियार खरीदेंगे। ये ठीक वैसा हुआ कि एक कंगाल व्यक्ति के पास पेट्रोल खरीदने तक के पैसे नहीं है और वो ये शिकायत कर रहा है कि बाकी लोग क्यों पेट्रोल खरीदकर अपनी गाड़ियां रोड के ऊपर चला रहे हैं। हद है यार। आज की 4th अपडेट आ रही है अननोन गनमैन को लेकर। रिपोर्ट्स हैं कि अननोन गनमैन पाकिस्तान में एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं और पिछले कल उन्होंने नॉर्थ वजीरिस्तान के मीरान शाह में भारत विरोधी आतंकी संगठन JUIF जमात उलामे इस्लाम के कमांडर नूर इस्लाम निजामी को ऊपर वाले के पास भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि वो अननोन गनमैन्स की तलाश कर रहे हैं, लेकिन उनके हाथ अभी तक कोई सबूत नहीं लगा है। वैसे सैल्यूट इन अननोन गनमैन्स को भी। आज की 5वीं अपडेट आ रही है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की परमानेंट सीट और वीटो पावर को लेकर। हम पिछले काफी समय से देख रहे हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स को कोई भी परमानेंट मेंबर बिल्कुल सीरियसली नहीं ले रहा है। भारत कई सालों से परमानेंट मेंबर बनने का वेट कर रहा है। इसके ऊपर हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर सर ने पिछले कल एक स्टेटमेंट दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशंस का गठन 80 साल पहले हुआ था। चाइना, फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन और अमेरिका, इन सब देशों ने उस समय खुद ही डिसाइड कर लिया था कि वही सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स बनेंगे। उस समय दुनिया में कुल 50 के करीब स्वतंत्र देश थे और आज 193 देश हैं। ये बड़ा ही अजीब है कि ये 5 देश अभी तक सिक्योरिटी काउंसिल को कंट्रोल कर रहे हैं। कोई भी चेंजेस करने से पहले इनकी सहमति लेनी पड़ती है। कुछ सहमति दे देते हैं जबकि कुछ देश पीठ पीछे काम करते हैं। लेकिन अब ये भावना पूरी दुनिया के देशों में बढ़ रही है कि यूनाइटेड नेशंस में बदलाव हो और भारत परमानेंट मेंबर बने, हमें वीटो पावर मिले। लेकिन हमें इसके लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, हमें प्रेशर डालना पड़ेगा। जयशंकर सर ने आगे कहा कि रिसेंटली यूक्रेन युद्ध और इजराइल गाजा युद्ध में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कोई भी सहमति नहीं बना पाया, यानी दोनों मसलों का समाधान निकालने में यूनाइटेड नेशंस पूरी तरह से फेल हुआ। इसकी वजह से दुनिया भर के देशों में ये फीलिंग आ गई है कि
यूनाइटेड नेशंस पूरी तरह से वीक और कमजोर हो गया है। जयशंकर सर ने कहा कि जैसे जैसे फीलिंग और बढ़ेगी, भारत को परमानेंट सीट मिलने के चांसेस और बढ़ेंगे। आज की 6th अपडेट आ रही है भारत और इजराइल को लेकर। दरअसल इजराइल ने भारत से 10,000 वर्कर्स को हायर करके इजराइल में जॉब देने का फैसला किया था। इन 10,000 में से 9,727 कैंडिडेट्स सिलेक्ट हो गए हैं और उनमें से भी 1,500 वर्कर्स को इसी महीने यानी अप्रैल में ही इजराइल ले जाया जाएगा, जिसकी स्टार्टिंग पिछले कल हो गई है। खबर है कि पिछले कल 60 इंडियन वर्कर्स का पहला बैच इजराइल के लिए फ्लाइट में रवाना हो गया है और इजराइल के एम्बेसडर खुद ही इंडियन वर्कर्स को सी ऑफ करने के लिए आए थे। अब धीरे धीरे अलग अलग बैचेस में भारत के सभी वर्कर्स को इजराइल पहुंचाया जाएगा। आज की 7th अपडेट आ रही है जयशंकर सर को लेकर। रिसेंटली अमेरिका, जर्मनी और यूनाइटेड नेशंस ने अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट के ऊपर कमेंट किया था, जो कि भारत का इंटरनल मैटर, अंदरूनी मामला है। इसके ऊपर जयशंकर सर ने इन सभी देशों को वार्निंग दी है कि ये देश अपनी मर्यादा में रहें। जयशंकर सर ने पिछले कल कहा कि ये जो भारत के अंदरूनी मामलों में टिप्पणी करके दखल देते हैं, ये उनकी पुरानी आदत है और ये गंदी आदतें हैं। मैं यहाँ मर्यादा शब्द का इस्तेमाल करता हूँ। हम सॉवरेन कंट्री हैं, इसलिए हमें एक दूसरे के अंदरूनी मामलों में दखल बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, ना ही हमें एक दूसरे की पॉलिटिक्स के बारे में कोई भी कमेंट करना चाहिए। ये कोई अच्छी बात नहीं है, वरना इसका कोई अंत नहीं होगा। जयशंकर सर ने कहा कि हमने इन सभी देशों को बोला है कि आपके दुनिया के बारे में कोई भी विचार हो सकते हैं, आपकी कोई भी सोच हो सकती है, लेकिन आपको दूसरे देशों की पॉलिटिक्स, स्पेशली इस तरह के केस में दखल देने का कोई भी अधिकार नहीं है। आज की 8th अपडेट आ रही है यूक्रेन और भारत को लेकर। दरअसल यूक्रेन से एक और पिक्चर वायरल हो रही है, जिसमें यूक्रेन आर्म्ड फोर्सेस के एक सोल्जर के हाथ में 155 mm हाई एक्सप्लोसिव एक्सटेंडेड रेंज फुल बोर आर्टिलरी शेल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अब क्योंकि ये आर्टिलरी शेल मेड इन इंडिया है, इसलिए एक बार फिर से इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भारत अपने मेड इन इंडिया आर्टिलरी शेल्स यूक्रेन की सेना को बेच रहा है। हालांकि कुछ ऐसी पिक्चर्स और वीडियोस इसी साल जनवरी महीने में भी सर्कुलेट हुई थी। उस समय भी भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि भारत सरकार यूक्रेन को आज की डेट में कोई भी हथियार या फिर एम्युनिशन बिल्कुल नहीं बेच रही है। अब ये सोचने वाली बात है कि थोड़े थोड़े समय के डिफरेंस के अंदर भारत के ये मेड इन इंडिया आर्टिलरी शेल्स सोशल मीडिया के ऊपर कौन सर्कुलेट करा रहा है? क्या ये भारत और रशिया के बीच में दूरियां पैदा करने की कोई चाल तो नहीं है? वेल, ये वाकई में एक चिंता का विषय है, इसलिए भारत सरकार को ये इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि आखिरकार हमारे बनाए शेल्स यूक्रेन की सेना के पास कैसे पहुंच रहे हैं। वो कौन सा तीसरा देश है जो भारत से ये शेल्स परचेज करके यूक्रेन को दे रहा है? आज की 9th अपडेट आ रही है भारत और वियतनाम को लेकर। पिछले काफी समय से आप सुन रहे होंगे कि चाइना का रिसर्च वेसल श्रीलंका के पोर्ट के ऊपर आ गया, कभी मालदीव्स के पोर्ट के ऊपर आ गया। चाइना भारत को एनसर्कल करने की कोशिश में अपने नेवल शिप्स को लगातार इंडियन ओशन में भेज रहा था। अब सेम चीज भारत चाइना के साथ करने जा रहा है। सबसे पहले आप देखें कि साउथ चाइना सी में चाइना के 2 बड़े दुश्मन वियतनाम और फिलीपींस कहां पर है। दरअसल इंडियन कोस्ट गार्ड का पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल समुद्र पहरेदार ने पिछले कल वियतनाम में पोर्ट कॉल ली है। ये नेवल शिप पिछले काफी समय से ओवरसीज डिप्लॉयमेंट के ऊपर है एंड लगातार साउथ चाइना सी में घूम रहा है। इससे पहले समुद्र पहरेदार ने फिलीपींस में पोर्ट कॉल ली थी। भारत का कहना है कि इंडियन कोस्ट गार्ड का ये शिप आसियान देशों के साथ डिप्लोमेटिक मैरीटाइम एंगेजमेंट्स के लिए डिप्लॉय किया गया है। अब अगले 3 दिन तक भारत और वियतनाम के ट्रूप्स आपस में मिलकर मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू की ड्रिल्स करेंगे, मैरीटाइम लॉ इन्फोर्समेंट के ऊपर इंटरैक्ट करेंगे और उसके साथ ही मरीन पॉल्यूशन रिस्पॉन्स की प्रैक्टिस करेंगे। वैसे देखकर काफी अच्छा लग रहा है कि भारत अपने एसेट्स को चाइना के ठीक पास साउथ चाइना सी में भी डिप्लॉय कर रहा है। आज की 10th अपडेट आ रही है कनाडा और पाकिस्तान को लेकर। कुछ महीने पहले कनाडा की सरकार ने यह आरोप लगाया था कि चाइना, रशिया, ईरान और इवन भारत, ये चारों देश मिलकर कनाडा के इलेक्शंस में इंटरफेयर करके दखल देने की कोशिश करते हैं। अब सेम तरह के आरोप जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने पाकिस्तान के ऊपर भी लगा लिए हैं। दरअसल कनाडा ने एक टास्क फोर्स बनाई है जो कनाडा में इलेक्शंस के ऊपर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस थ्रेट्स की जांच करती है। इस टास्क फोर्स ने पिछले कल पाकिस्तान के ऊपर आरोप लगाए कि पाकिस्तान भी कनाडा के अंदर इलेक्शंस में इंटरफेयर करता है।